Very good morning to all of you. अच्छा, कल कुछ क्वेश्चन दिए थे ना? 2 दिन दिए कि एक दिन सिर्फ? एक दिन। आज भी दे देते हैं। आज भी दे देते हैं, वेट। लेक्चर नंबर 5 होगा ना? चलिए, शायद आप लोगों का हो गया होगा। अब हम शुरू करते हैं। तो अगेन बेटा, अब पिछले कल हम कई सारा क्वेश्चन दिए थे। आज भी जो है इसी तरह से कई सारा क्वेश्चंस आपको दे दिए। आई थिंक 38 39 के आसपास होगा, 37 के आसपास, है ना? तो इस क्वेश्चंस को भी आप बना लीजिएगा। अगर संडे को ही टेस्ट है ना, कल तो आपका क्लास ही है, तो सैटरडे को डाउट में आके आप पूछ लीजिएगा, है ना? सैटरडे को आई थिंक 12 बजे से फ्री रहेंगे शाम तक, और फ्राइडे को इवनिंग में भी फ्री ही है। अगर आप चाहें कि क्लास करने के बाद रुक के पूछ लेते हैं डाउट, 3 बजे से फ्री रहेंगे। अलग है? आज 3 बजे से लेके 4 बजे तक, है ना? 3 से 4 यहीं फोर्थ फ्लोर पे मिलेंगे। तो कल वाला जो है पूछ लीजिएगा, बाकी सैटरडे को आप पूछ लीजिएगा, फ्राइडे को भी समय है आपके पास, पूछ लीजिएगा, है ना? और थोड़ा बहुत कोशिश करेंगे कल जो है मैग्नेटिज्म और मैटर वाला, कल जो है 1 घंटा कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे। आज ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, तो नया चैप्टर थोड़ा स्टार्ट करके बाकी इसको कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है? वैसे बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं? बनाया है ना, तब तो डाउट आया ही होगा। क्लियर कर, जैसा आपको मौका मिले, आज पूछ लीजिए, थोड़ा कल पूछ लीजिएगा, थोड़ा परसों पूछ लीजिएगा, हो जाएगा। लेकिन ये सब क्वेश्चंस को बना लेना, मॉड्यूल भी बना लीजिए, क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट नहीं आता है, तो ऐसा आपसे हो जाएगा। चलिए, थोड़ा कुछ कुछ बात कर लेते हैं, जो बाकी बचा हुआ बात है। हम लोग बात करेंगे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का।
टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। लेकिन टेंजेंट लॉ कल पढ़ चुके थे। इसी के बाद है अपना टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। टेंजेंट लॉ पे ही बेस्ड ये वर्क करता है। लेकिन इसको बताने से पहले थोड़ा सा हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म थ्योरेटिकल पोर्शन है, इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। देन हम लोग लौटेंगे फिर इस टेंजेंट लॉ पे, क्योंकि इसको बताने के लिए एक टर्म चाहिए, उसको पहले बता देते हैं। हम लोग बात करेंगे जियो मैग्नेटिज्म का, जो कि सिलेबस में नहीं है। जियो मैग्नेटिज्म मतलब एनसीईआरटी से ही हटा दिया तो बोर्ड में भी नहीं आएगा बस। लेकिन छोटा सा चीज था, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसका यूज है तो ये हमको बताना ही पड़ेगा। तो जियो मैग्नेटिज्म से सिंपल सा मतलब है कि हम लोग बात कर रहे हैं कि अर्थ के मैग्नेटिज्म का। रीजन है उसका कि जब भी आप किसी बार मैग्नेट को फ्री सस्पेंडेड करते हैं एयर में, तो डेफिनेटली ये किस डायरेक्शन है, प्लीज बेटा बातचीत मत करो, सुनो ध्यान से, थ्योरेटिकल चीजें। तो जब भी किसी बार मैग्नेट को फ्री सस्पेंडेड करते हैं तो ये कहाँ आता है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में। ये पॉसिबल नहीं है कि बिना किसी, ये पॉसिबल ही नहीं है कि बिना किसी मैग्नेटिक फील्ड के किसी बार मैग्नेट के ऊपर फोर्स लगाया जाए। अगर आपने फ्री सस्पेंडेड एयर में किया है तो उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है एक्सेप्ट एनी अदर मैग्नेटिक फोर्स। तो कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड जरूर यहाँ पे प्रेजेंट होगा जिसके कारण इस बार मैग्नेट के ऊपर फोर्स लग रहा होगा, तभी तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ये अलाइन हो रहा है। तो अगर पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन हो रहा है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। अगर नियर बाय कोई करंट कैरिंग कंडक्टर भी नहीं है जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, ना तो कोई बार मैग्नेट रखा हुआ है जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं कि जब भी किसी बार मैग्नेट को भी नियर द अर्थ सरफेस रखते हैं या अर्थ सरफेस पे हम बात करें तो उसमें डिफ्लेक्शन शो होता है। इसका मतलब है केवल और केवल जब अर्थ ही यहाँ पे है, कुछ और नहीं है, तो इसका मतलब है कि अर्थ के कारण जो है एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। अब बात आता है कि सर अर्थ के कारण आखिर मैग्नेटिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होता है, उसका रीजन क्या है कि अर्थ जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा। तो हमने कहा कि बेसिकली है क्या, अर्थ के कोर में क्या है, मैग्मा है, नहीं मैग्मा ही है अर्थ के कोर में। और मैग्मा जो वहां पे क्या है, टेम्परेचर वेरी हाई है, और वहीं पे जितने भी आपके पास एलिमेंट्स है सब अर्थ के कोर में ही मिलता है। तो हाई टेम्परेचर पे कहाँ होगा, आयनिक फॉर्म में होगा। इसका मतलब है कि इनर साइड द अर्थ जो है आयंस है, कई सारे क्या है, आयंस है। अब आपको पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट होता है जिसके कारण दिन रात होता है। अब आपने पढ़ा है कि सर जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसके कारण करंट प्रोड्यूस होगा, और करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। और अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो डेफिनेटली अर्थ जो है अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है जिसके कारण आयंस जो है, अगर सिंपल से एग्जांपल लें कि अगर एक फैन के विंग्स पे अगर कोई पॉइंट मार्क कर दें, अगर फैन का विंग्स रोटेट करेगा जिस एंगुलर स्पीड से, वो पॉइंट भी तो उसी स्पीड से रोटेट करेगा। एज इट इज है, अर्थ जो है अपने एक्सिस पे रोटेट कर रहा है जिसके कारण अर्थ के कोर में जो चार्ज कैरियर है वो भी रोटेट कर रहा है। अब आपको पता है कि हमने लिखा है एक साथ, सबने पढ़ा है, एक साथ सारा पॉइंट लिखाए थे। अगर कोई चार्ज किसी सर्कुलर पाथ पे या किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसके करंट होगा कितना बेटा, Q/T या Q इंटू फ्रिक्वेंसी। अगर अगर करंट डेवलप हो गया तो बेटा सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है तो इसका मतलब उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा। सेम फॉर्मूला μ0I/2r, जिस रेडियस पे वो रिवॉल्व कर रहा है। तो इसका मतलब है कि उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो सेम एज इट इज काउच जो है अर्थ के मैग्नेटिज्म का, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का, अर्थ का मैग्नेटिक एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने का उसके इनर जो है चार्ज आयंस है या आयंस है। तो अर्थ, उसके कारण अर्थ जो है एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है और मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करता है। जो अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो सेम एज इट इज एक बार मैग्नेट की तरह होता है। ऐसा होता है, बार मैग्नेट की तरह होता है कि कोई भी मैग्नेट है बेटा तो उसका दो पोल होगा, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। एज इट इज अर्थ भी अगर एक मैग्नेट की तरह बिहेव करे तो अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक पोल होगा। अगर ये अर्थ है, अगर ये अर्थ है तो इसका भी अपना एक मैग्नेटिक पोल होगा, होगा कि नहीं होगा बोलिए।
तो अर्थ का भी अपना मैग्नेटिक पोल होगा। तो वो उस मैग्नेटिक पोल का डायरेक्शन क्या होगा? तो आपको पता था कि अगर हम एक बार मैग्नेट को फ्री सस्पेंडेड एयर में रखते हैं, आगे देखो, ठीक से बैठो, अगर हम फ्री सस्पेंडेड एयर में रखते हैं तो डेफिनेटली सर ये नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आता है। तो जो बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल है उधर अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, क्योंकि लाइक पोल रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। इसका मतलब नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा होगा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ का मैग्नेट या अर्थ का पोल, तो डेफिनेटली वो साउथ पोल ही नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। इसीलिए तो नॉर्थ डायरेक्शन में कौन होगा? साउथ होगा। किसका? बार मैग्नेट का। अगर हम कहें बेटा कि सर पता कैसे चलेगा कौन सा नॉर्थ कौन सा साउथ, तो बोले बना देते हैं। तो ये हमारे पास नॉर्थ पोल है, किसका? अर्थ का। ये अर्थ का क्या है? साउथ पोल है। तो ब्रैकेट में हमें ये मेंशन कर देते हैं बेटा ये ज्योमेट्रिकल है। कैसा बेटा? ज्योमेट्रिकल है, कि ज्योमेट्रिक हिसाब, जैसे सामने नॉर्थ होता है, पीछे साउथ होता है, लेफ्ट साइड वेस्ट होता है, राइट साइड ईस्ट होता है। तो एज इट इज ज्योमेट्री के हिसाब से, ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, ज्योग्राफिकल हमने डायरेक्शन को इंडिकेट कर दिया कि ये मेरा नॉर्थ पोल है। क्यों? क्योंकि जिस डायरेक्शन में बार मैग्नेट होता है, नॉर्थ पोल होता है, उसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल बोलते हैं। बार मैग्नेट का जिधर साउथ पोल होता है उसी को हम लोग ज्योमेट्रिकल साउथ पोल बोलते हैं। राइट? कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको पता है कि जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल है और ज्योमेट्रिकल साउथ पोल है, जो ज्योमेट्रिकल नॉर्थ पोल है और ज्योमेट्रिकल साउथ पोल है, उधर अर्थ का मैग्नेटिक जो है नियर टू द ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल, अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल इज प्रेजेंट। इधर नॉर्थ पोल है बेटा। क्यों बताया ये नॉर्थ पोल है? क्योंकि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट को फ्री सस्पेंडेड किए, इसका नॉर्थ पोल इधर आया, इसलिए ये नॉर्थ हुआ। लेकिन जब हम अर्थ के मैग्नेटिज्म का बात करेंगे, अर्थ का मैग्नेट का अर्थ है, जब मैग्नेट का बात करेंगे तो इधर अर्थ का जो होना चाहिए, कौन सा पोल होना चाहिए? साउथ पोल, क्योंकि साउथ ही नॉर्थ को अट्रैक्ट कर सकता है। मतलब कुछ ऐसा हम कह रहे हैं, अगर इस बात को समझिए कि अगर बार मैग्नेट को रखते हैं तो बेसिकली एग्जैक्टली जो अपना अर्थ का जो नॉर्थ पोल है उधर तो नहीं होता है, थोड़ा सा इस तरह से होता है। ये अगर हम लोग एक बार मैग्नेट को फ्री सस्पेंडेड करते, जिसका कि ये नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। अब जैसे ही हम यहाँ पे अर्थ का एज अ बार मैग्नेट अगर बात करेंगे, तो अर्थ का जो है इधर आपके पास आ जाएगा साउथ पोल और इधर आ जाएगा आपके पास नॉर्थ पोल आ जाएगा। तभी तो नॉर्थ को कौन अट्रैक्ट करेगा? साउथ। और इस नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है साउथ, और साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है ना। इसका मतलब ये जो बेटा साउथ है, साउथ पोल है, और ये जो बेटा नॉर्थ पोल है किसका? अर्थ का। कौन सा? मैग्नेटिक। कौन सा? मैग्नेटिक। मैग्नेटिक। ये कौन सा है बेटा? ये मैग्नेटिक है। और अगर ये मैग्नेटिक अगर है अर्थ का, अर्थ को हमने पूरा हटा दो, एक बार मैग्नेट कंसीडर कर ले, ये साउथ पोल होगा और ये नॉर्थ पोल होगा। अब बार मैग्नेट है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड भी होगा, और जानते हैं बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है साउथ तक जाता है और इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होता है। तो क्या नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगा, साउथ आएगा, इनसाइड साउथ टू नॉर्थ होगा। साउथ से निकला, नॉर्थ से निकला, साउथ तक गया और आउटसाइड साउथ टू नॉर्थ। तो इस तरह इनसाइड साउथ टू नॉर्थ। भावना समझ रहे हैं ना? तो आपके पास कुछ ऐसा होगा, ये देखो तो ऐसा ही होगा ना। ये आपके पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब ये बात आपके पास आ चुका है कि सर हाँ अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बात करें अर्थ कैसा है, 2 डायमेंशनल बॉडी या 3 डायमेंशनल है? 3 डायमेंशन है। तो बेसिकली हम बात करें तो अर्थ का ये जो पोजीशन कहलाता है, ये कहलाता है इक्वेटर। ये इक्वेटर कहलाता है। और ये क्या कहलाता है बेटा? एक्सियल पोजीशन या एक्सिस ऑफ अर्थ नहीं बोलते हैं,
या पोल बोलते हैं या एक्सिस बोलते हैं, पोल बोले या एक्सिस बोले, ये एक्सिस बोल देते हैं या पोल बोल देते हैं, एक्सिस और पोल। अरे दो पोल नहीं है, हिंदी में पढ़े होंगे आप ध्रुव, नहीं उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, ऐसा नहीं पढ़े हैं? अरे नॉर्थ पोल साउथ पोल अर्थ का नहीं पढ़े हैं? अरे वही तो ग्लेशियर है, वो सुने होंगे आपको, डराया जाता है जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वो पिघल जाएगा और पूरा धरती डूब जाएगा, हम लोग मर जाएंगे। बोले ठीक है तो छुट्टी दीजिए सर आज। तो ऐसा तो नहीं है। तो सिंपल सा हम बात कर रहे हैं कि अर्थ का हमें ये पता चल गया, ये नॉर्थ पोल ये साउथ पोल है, ये इक्वेटर है। आपने पढ़ा होगा जी का वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होता है? पोल पे। एग्जैक्टली जो जी का वैल्यू 9.81 होता है वो कहाँ होता है? पोल पे। ऐसा नहीं कि बोले सर ये पीडब्ल्यू के बाहर जो पोल है उस पे, नहीं बेटा, अर्थ के पोल पे, चाहे नॉर्थ पोल पे बात करें या साउथ पोल पे बात करें। और मिनिमम कहाँ होता है? इक्वेटर पे। तो हम लोग जब बात कर रहे हैं इसका कि सर ये मैग्नेटिक पोल है, ये ज्योग्राफिकल हमने कुछ कुछ डायरेक्शन हमने ड्रॉ कर दिया। अब बात आता है कि अर्थ का जो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड जो है वो कैसा है, कि अगर हम देखें इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन जो है बेटा वो हॉरिजेंटल है, एक्सियल पोजीशन कहाँ है? वर्टिकल है। समझ रहे हैं बात को? इक्वेटोरियल पोजीशन क्या है? जैसे अगर मान लेते हैं बेटा ये अगर है, तो अगर इसको इस तरह से अगर हम कट कर देते तो ये हमारा एक्सियल पोजीशन आता, और अगर हम इसको अगर हम इस तरह से कट कर देते तो ये अपने पास क्या मिलता? ये अपने पास मिलता एक्सियल पोजीशन मिलता, या वर्टिकल पोजीशन आप बोल रहे हैं, एक ही बात है। तो हमने क्या किया कि जब मैग्नेटिक कंपास को अर्थ के सरफेस आप कहीं भी रखते हैं तो बेसिकली उसमें दो कंडीशन है, वो फ्री मूव कर सकता है वर्टिकल प्लेन में भी और हॉरिजेंटल प्लेन में भी। इसमें हॉरिजेंटल प्लेन में भी और वर्टिकल प्लेन में। अगर ये बार मैग्नेट का निडल है तो ये इस तरह से भी मूव कर सकता है और इस तरह से भी मूव कर सकता है। क्लियर है क्या? अब आप बताइए मैग्नेटिक फील्ड एक कैसा क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। और ये जो बेटा नॉर्थ पोल और अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल है या अर्थ का जो बार मैग्नेट है या अर्थ को एज ए मैग्नेट कंसीडर करते हैं, तो वो बेसिकली किसी इक्वेटोरियल प्लेन में नहीं है ना तो एक वर्टिकल प्लेन में, ये कुछ इस तरह से अलाइन है, ये इस तरह से, मतलब हॉरिजेंटल से कुछ एंगल पे है इस तरह से। तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड ऐसा होगा। अगर इसको साउथ ऑफ क्योंकि सामने बेटा नॉर्थ होता है इसलिए हमने मैग्नेटिक नॉर्थ कंसीडर किया, तो मैग्नेटिक फील्ड यहां से निकला साउथ में, अंदर साउथ टू नॉर्थ हुआ, फिर यहां से निकला इधर आया और इसके अंदर गया। तो ये कुछ इस तरह से है। तो इसीलिए कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना तो उसको कौन बताएगा? मैग्नेटिक कंपास बताएगा। और मैग्नेटिक कंपास इसलिए बता पाता है कि मैग्नेटिक कंपास का जो नॉर्थ पोल है वो जिस डायरेक्शन में पॉइंटेड करेगा उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। तो हम जैसे ही इसको रखें तो बार मैग्नेट जो है दो डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एक हॉरिजेंटल प्लेन में और एक वर्टिकल प्लेन में। तो अब जैसे मानते हैं कि हमें किसी अर्थ के सरफेस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, क्योंकि पता है कि जैसे हम पोल से दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू घटता चला जाएगा, तो अलग अलग जैसे ही दूर जाएंगे ये मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ घटेगा। कहां पे कितना होगा इसको निकालना है। तो डेफिनेटली जब हम जब भी हम किसी मैग्नेटिक कंपास को हम किसी पोजीशन पे, जैसे मान तक हमको पटना में मेजर करना कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितना, हम गए थे अभी इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए, इंस्ट्रूमेंट सब है यहाँ पे, लेकिन अभी 9 बजे वो स्टाफ आता नहीं तो इसलिए आज नहीं दिखा पाए। कल कोशिश करेंगे कल दिखा दें, या 10 बजे के बाद ट्राई करेंगे, मिल जाए तो एक बार 5 मिनट सबको दिखा देंगे। तो अब जैसे ही मैग्नेटिक कंपास को हमने रखा तो ये दो डायरेक्शन में मूव कर सकता है, हॉरिजेंटल प्लेन में भी और वर्टिकल प्लेन। दो टर्म यूज करेंगे यहाँ पे। ये हॉरिजेंटल प्लेन में जितना मूव किया, ये एग्जैक्टली नॉर्थ पोल से तो इधर है ना, तो ये हॉरिजेंटल प्लेन में बेसिकली जितना मूव किया, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये थीटा हो गया। कितना हो गया? थीटा। ये कहां आएगा बेटा? कि हॉरिजेंटल प्लेन में ये जितना मूव किया। क्लियर है क्या? और
अब ये जो बार मैग्नेट है वर्टिकल प्लेन में भी मूव कर सकता है। तो जैसे ही ये मान लेते हैं वर्टिकल प्लेन में इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल अलाइन हो गया, इसका मतलब है कि ये वर्टिकल प्लेन में जितना अलाइन हुआ, ये वर्टिकल प्लेन में जितना अलाइन हुआ उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं? तो एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप इसको हम लोग फाई से इंडिकेट करते हैं। अगर थोड़ा सा हम एक फिगर को इधर बाहर ड्रॉ करें तो हम कुछ ऐसा कर सकते हैं। हमारे लिए ये बेटा वर्टिकल प्लेन है और ये हॉरिजेंटल प्लेन है। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किसी पोजीशन पे कुछ इस तरह से अलाइन हमें दिखा रहा था। कैसे पता चला? क्योंकि ये मैग्नेटिक कंपास कुछ इस तरह से छू रहा हुआ था, ये नॉर्थ और ये इसका साउथ। इसका मतलब है कि नॉर्थ पोल जिस डायरेक्शन में पॉइंटिंग करेगा उसी डायरेक्शन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बी होगा। अर्थ का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? इधर ही होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। मान लेते हैं बेटा यहीं पे एक पार्टिकल को इस कॉर्नर से प्रोजेक्ट कर दें, तो आप कहते हैं ना कि सर ये पार्टिकल जो है प्रोजेक्टाइल पाथ पे जाएगा। और इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करते थे? इसको दो डायरेक्शन में कंपोनेंट लेते थे, एक वर्टिकल कंपोनेंट एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट। समझ रहे हो ना? तो आप क्या कहते थे? एक पार्टिकल सर इसका वेलोसिटी का एक कंपोनेंट हॉरिजेंटली है, एक कंपोनेंट वर्टिकली है, क्योंकि सर ये पार्टिकल जो है एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है। एज इट इज बेटा कि अगर ये हॉरिजेंटल प्लेन मानो, ये वर्टिकल प्लेन मेरा बोर्ड है, यहां पे जैसे ही हम किसी बार मैग्नेट को या मैग्नेटिक कंपास को लेकर, वो हॉरिजेंटल भी नहीं है वर्टिकल भी नहीं, वो कुछ इस तरह से अलाइन हो गया, इस तरह से अलाइन है। इसका मतलब हुआ कि सर ये मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका एक कंपोनेंट हॉरिजेंटल भी होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल भी होगा। एज इट इज कि हमने लेकर आया मैग्नेटिक कंपास नीडल को, इसको हॉरिजेंटल भी नहीं रहा वर्टिकल भी नहीं रहा, ये कैसे हो गया बेटा? किसी एंगल फाई पे हो गया। इसी फाई को क्या बोलते हैं बेटा? एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। एनसीईआरटी में एक सॉल्व एग्जाम्पल दिया हुआ था नीट एग्जामिनेशन में, और जेईई एग्जामिनेशन में वही न्यूमेरिकल बार बार पूछा जाता था, लेकिन अब तो सिलेबस से हट गया, अब तो नहीं पूछा जाएगा, बड़ा आसान हो गया। अब अगर आपको पूछा जाए कि बताइए अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बोल दिए BH है, और वर्टिकल कंपोनेंट कितना है? BV है। अगर आप कहें तो आप ये भी कह सकते हैं BV इज इक्वल टू B ऑफ साइन ऑफ फाई। अर्थ मैग्नेटिक फील्ड का इधर कंपोनेंट कितना आएगा? साइन कंपोनेंट, इधर क्या आएगा? कॉस कंपोनेंट। तो BH इक्वल टू आप कह सकते हैं B कॉस ऑफ फाई। रेशियो ले लें तो देखो तो क्या आएगा बेटा? tan ऑफ फाई इक्वल टू BV बाय BH। ये रिजल्ट हम लोग कल एक बार लाए थे, याद होगा तो बेसिकली जैसा टेंजेंट लॉ में होता था वैसा ही हुआ। अरे हाँ कि ना? वैसे तो देखो सेम एज इट इज है। उसने भी टेंजेंट लॉ में क्या कहा गया कि अगर दो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो रिजल्टेंट जो अगर टॉर्क जीरो है तो वो जिस भी एंगल पे रहेगा तो उसका जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो जो होगा tan ऑफ थीटा के बराबर होगा। यहां पे एंगल फाई है तो tan ऑफ फाई के बराबर है, क्योंकि एक टॉर्क क्लॉकवाइज लगाएगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज लगाएगा। तो अगर हम बात करें हॉरिजेंटल कंपोनेंट अगर इसको क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है तो वर्टिकल कंपोनेंट एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क दे रहा है। इसीलिए अगर ये इस डायरेक्शन में अलाइन हो चुका है, रेस्ट में, इक्विलिब्रियम में है, इसका मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो tan ऑफ फाई के बराबर होगा। तो ये बेसिकली अपना ये रिजल्टेंट आता था। इस पे बेस tan फाई इज इक्वल टू BV बाय BH पे न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाता था। अब शायद उम्मीद करते हैं कि नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि पिछले साल हटाया, पिछले साल क्वेश्चन नहीं आया था, इस साल भी उम्मीद करते हैं कि नहीं आना चाहिए। अब ये tan फाई बराबर हमने बात किया, हम इसलिए ये बात कर पाए, क्यों बात किए? क्योंकि अब हमको इसका जरूरत पड़ेगा टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, राइट? ये अर्थ जियोमैग्नेटिज्म का ये पार्ट है, जो कि ये पूरा इतना ही था जो कि हम आपको सारा बात बता दिए। अब वापस लौटते हैं हम लोग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पे। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर जो वर्क करता है वो वर्क करता है टेंजेंट लॉ पे।
किस पे वर्क करता है, ये सब बात लिखेंगे बेटा। इसमें तो 2 पॉइंट भी लिखाना चाहे लिखा सकते, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। वर्क्स ऑन प्रिंसिपल ऑफ, प्रिंसिपल सही लिखे क्या, प्रिंसिपल ऑफ टेंजेंट लॉ, टेंजेंट लॉ। बेसिकली ये होता कैसा है थोड़ा सा दिखा देते हैं, अभी कोशिश करेंगे एक बार 10-5 तक की वो आपको हम इंस्ट्रूमेंट लाके दिखा दें। तो अगर आप मॉड्यूल खोलेंगे तो शायद पेज नंबर 61 खोलिए, पेज नंबर 61, ये 51, सॉरी 51, 51 में देखिए, 51 पेज खोलिए तो आपको एक इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है क्या। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं, तो करें बात, गुड। ये इंस्ट्रूमेंट में बेसिकली होता क्या है, इस तरह से एक हॉरिजेंटल लूप होता है जिसमें कि मैग्नेटिक कंपास जो है मूव करने के लिए रेडी होता है, लेकिन ये मैग्नेटिक नीडल जो है केवल वो एक ही प्लेन में मूव कर सकता है, हॉरिजेंटल प्लेन में। हम 2 परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट और हॉरिजेंटल कंपोनेंट होगा तभी तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर पाएगा। अगर हम एक मैग्नेटिक फील्ड एक्स में दें, एक वाई में दें, डेफिनेटली मैग्नेटिक कंपास रोटेड ओनली इन अ एक्स वाई प्लेन। नहीं समझे बात को, कोई बात नहीं। अगर देखो कि हम क्या करते हैं बेटा, कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अगर इस तरह से हमने रख दिया एक्स और वाई डायरेक्शन में, कहां रख दिए, एक्स वाई, तो मैग्नेटिक कंपास रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इधर होगा। तो मैग्नेटिक कंपास नीडल भी इधर जाएगा, वर्टिकल तो जाएगा नहीं। और लेकिन सर, बोले सर अर्थ सरफेस पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो अर्थ का तो वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ऐसा तो नहीं है कि हम चाहेंगे कि नहीं आए, तो ये ऐसा है कि नहीं आएगा, क्योंकि ये तो यूनिवर्सल है, हमेशा रहेगा। तो हम ऐसा करते हैं कि वर्टिकल कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए हम इसको फिक्स कर देते हैं, हम इसको फिक्स कर दिए, वर्टिकल प्लेन में जा ही नहीं पाए। जैसे हम आपसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं, बताओ बेटा फैन चलता है कि नहीं चलता है, आप कहते हैं नहीं चलता है, चला के देखो, अभी चलेगा, चला, फैन चला कि नहीं, क्या हो रहा है, मतलब चालू हो गया, चल नहीं रहा है। तो बेसिकली आप जो है ये फैन चल जाता, ये फैन चल जाता अगर ये वॉल से इसको माउंटेन नहीं किया होता, वॉल से अगर इसको फिक्स नहीं किया होता तो ये फैन चल देता, हाँ कि ना। ये फैन चले नहीं, इसलिए हमने वॉल से इसको क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। क्योंकि किसी ऑब्जेक्ट के पास तू वहां से वॉल से अगर उसको हिंच नहीं किया होता तो ये फैन क्या होता, नीचे गिर जाता। क्या दम है कि ये रह पाता हवा में, नहीं रह पाता। इसलिए हमने इसको क्या किया, बांध के रखा है। क्यों बांध के रखा है, ताकि ये लीनियर मोशन नहीं करे। तो अब जो भी करेगा ये केवल क्या कर पाएगा, रोटेशनल मोशन कर पाएगा। अरे हाँ कि ना, अरे अगर मान लेते फैन अगर ऐसे हवा में होता, जैसे तुम फैन चलाओगे ये पीछे की तरफ मूव करेगा, क्योंकि ये आगे की तरफ एयर पे थ्रस्ट फोर्स लगा रहा, ड्यू टू थ्रस्ट फोर्स ये कहां जाएगा, पीछे जाएगा, तो चलने लगता। वो नहीं चले, इसलिए हमने उसको वॉल से क्या किया है, फिक्स कर दिया है। एज इट इज है कि अगर ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव तभी कर पाएगा जब ये फ्री रोटेशन होगा या फ्री टू मूव होगा। हमने इसको फिक्स कर दिया है, कुछ भी हो जाएगा ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा। जैसे आपने देखा घड़ी का जो डायल है वो केवल और केवल रोटेट कर सकता है, मूव नहीं कर सकता। क्यों, इसलिए तो उसको हमने क्या किया, फिक्स कर दिया एक पॉइंट से। अब जो भी मूव करेगा, जिस प्लेन में वॉल है उसी प्लेन में ये डायल मूव कर सकता है। एज इट इज क्या किया हमने, इसको हमने वर्टिकल मोशन के लिए फ्री नहीं छोड़ा, इसको हमने यहाँ पे फिक्स कर दिया। तो डेफिनेटली जिस डायरेक्शन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, मैग्नेटिक नीडल उसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएगा, उसी डायरेक्शन में पॉइंटेड करेगा। कौन, नॉर्थ पोल करेगा। तो हमने क्या किया, बोले कि एक हॉरिजेंटल कंपोनेंट, हॉरिजेंटल डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है सर। बोले कौन सा है, बोले सर कुछ हो ना हो अर्थ का तो होगा। किसका होगा बेटा, अर्थ का तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ पे एक्स वाई प्लेन हम मेंशन कर रहे हैं बेटा, ये हमारा एक्स प्लेन है और ये हमारा वाई प्लेन है। एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। क्या आपको दिख रहा है क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यस।
तो अब हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आपको दिख रहा है। अभी तो एक ही बात है सर, अभी एक ही बात आपको दिखाई, अरे सर्कल नहीं गायब हो गया। तो अगर हमने क्या किया, अभी क्या किया कि अगर अभी हम इसको बार मैग्नेट को रखें तो ये किस तरफ से, किस डायरेक्शन में पॉइंटिंग करेगा, किस डायरेक्शन में आएगा, इसका नॉर्थ पोल इस डायरेक्शन में आएगा, अरे बोलो ना, इसी डायरेक्शन में आएगा, क्योंकि ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकता है। लेकिन पता है एक्स डायरेक्शन में एक मैग्नेटिक फील्ड है जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इसीलिए ये नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, लेकिन ये किसी और डायरेक्शन में अब मूव नहीं कर रहा है। अगर हम ऐसा करें बेटा, कि ऐसा करें कि हम वाई डायरेक्शन में भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं, तो हमने क्या किया, इसको मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए एक वायर, एक कॉइल से इसको जोड़ दिया है इस इंस्ट्रूमेंट को, और यहां पे डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग है 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री तक। कि अब हमने क्या किया, यहां से इसको हम लोग करंट देंगे, करंट देंगे, और यहाँ पे इस तरह से 3-4 गो जो है बना होता है कि आपको कॉइल से किससे कनेक्टेड होते हैं, लेट से इससे जोड़ेंगे तो 50 टर्न वाला से काम करेगा, इसमें जोड़ेंगे तो 100 टर्न वाला काम करेगा, इससे जोड़ेंगे तो 500 टर्न वाला काम करेगा। ऐसा हमने बना रखा है कि कॉइल जो है अलग अलग अमाउंट का काम करेगा। जैसे फैन में जो बेसिकली आप बेटा रोटेट करते हैं 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, वो बेसिकली स्पीड क्यों बढ़ जाता है, बेसिकली वहां पे टॉर्क बढ़ता होगा तभी तो रोटेशनल स्पीड बढ़ता होगा। टॉर्क बढ़ाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना पड़ेगा, अरे हाँ कि ना, टॉ इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो उस करंट कैरिंग कॉइल है तो आपको मैग्नेटिक मूवमेंट बढ़ाना पड़ेगा, करंट बढ़ाना पड़ेगा और एरिया ऑफ कॉइल बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन आप जानते हैं बेटा, जो करंट इस सर्किट में फ्लो हो रहा है वो बढ़ नहीं सकता है, और एक बार कॉइल हमने डिजाइन कर दिया तो एरिया अब चेंज नहीं होगा। तो अब क्या कर सकते हैं बेटा, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर बढ़ाना है तो कैसे, म्यू नॉट एन आई बाई 2r, रेडियस हम चेंज नहीं कर सकते, म्यू नॉट हम चेंज नहीं कर सकते, आई हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन नंबर ऑफ टर्न अगर चेंज कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो टॉर्क इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो इसका मतलब है सर कि अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना तो अपने पास एक ही तरीका है, आपको क्या बढ़ाना पड़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स। तो बेसिकली आप जो पॉइंट 1 पे करते हैं तो जो कॉइल का नंबर जो है वो घट जाता है, कुछ ही कॉइल से करंट जाता है। जैसे 2 पे किए अब नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ जाएगा। इसमें मान लेते हमने लगा दिया है 1000 टर्न, और जब 1 पे रखते हैं तो मात्र 200 टर्न काम करता है। अगर 2 पे किए तो मान लेते 400 टर्न काम किया, जब 3 पे करते हैं 600 टर्न काम कर रहा है, 4 पे किए 800 टर्न काम किया, और जैसे 5 पे किए तो अब जो 1000 टर्न था सब में करंट जा रहा है, पूरे कॉइल में करंट जा रहा है। एज इट इज वैसा यहां पे बना होता है। टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का यूज जो करते हैं बेटा, स्मॉल करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। किसको यूज करते हैं बेटा, यूज टू मेजर, सब लिखा हुआ उसमें, टू मेजर, यूज टू मेजर स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, अरे रुको ना भाई, लिख लेना, कहां जाओगे। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को मेजर करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, जैसे इस कॉइल में करंट प्रोड्यूस होगा तो ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा। किसी भी कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड किधर प्रोड्यूस होता है, along द एक्सिस ऑफ कॉइल। कहां प्रोड्यूस होता है, along द एक्सिस ऑफ कॉइल। अगर बेटा कॉइल को हमने कहां रखा, वर्टिकल प्लेन में, तो डेफिनेटली ये मैग्नेटिक फील्ड कहां देगा, हॉरिजेंटल प्लेन। अगर करंट जो है बेटा एंटी क्लॉकवाइज है, इधर नॉर्थ होगा, इधर से एंटी क्लॉकवाइज इधर नॉर्थ होगा, और इधर क्लॉकवाइज इधर साउथ होगा। जैसे किसी भी कॉइल में मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ कौन होगा, बड़ा आसान है देखना। अगर बेटा क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो बेटा ये एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है तो नॉर्थ पोल जनरेट करता है, ये पहले भी बताए थे। एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट है तो ये बेटा नॉर्थ पोल जनरेट कर, देखो अगर बेटा क्लॉकवाइज अगर करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो ये कैसा प्रोड्यूस करेगा, साउथ पोल, देखो है कि नहीं। अगर इस कॉइल को आप बेटा इधर से ऑब्जर्व कर रहे हो, आपको दिख रहा है कि करंट इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर नॉर्थ पोल, तो डेफिनेटली इधर कौन सा पोल होगा, साउथ पोल। मानते कि यहाँ पे कॉइल है,
जिसमें करंट आपको दिख रहा है क्लॉकवाइज है, तो आपके साइड कौन सा पोल है? साउथ पोल है। हमको कौन सा दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। आपको क्लॉकवाइज दिखा तो हमको क्या दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो मेरे लिए क्या होगा? एंटी क्लॉक, तो मेरे लिए इधर नॉर्थ पोल होगा। तो एज इट इज है बेटा कि अगर इसमें लेट से कि इधर से जो देख रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज है, तो इधर नॉर्थ पोल होगा। नॉर्थ पोल मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ से निकलता है, रिलीज होता है बेटा। तो इसका मतलब है कि इस कॉइल के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो बी हमने नाम दिया। किसके कारण? कॉइल के कारण। कॉइल का, और ये बी एच क्या है? अर्थ के कारण ऑलरेडी था। तो हमें दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब ये जो मैग्नेटिक निडल था अब इस डायरेक्शन में नहीं रहेगा, क्योंकि मैग्नेटिक निडल अब उस डायरेक्शन में जाएगा। किसी पॉइंट पे अगर बेटा दो मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, तो रिजल्टेंट के डायरेक्शन में होगा। तो अब ये जो मैग्नेटिक कंपास का ये जो निडल था, ये जो निडल था बेटा, ये जो निडल था अब इस डायरेक्शन में नहीं होगा, अब कुछ इस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगा। अब जो है अब इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है। इस डायरेक्शन में इंडिकेट कर रहा है जो कि कितना एंगल पे है बेटा? थीटा एंगल पे। ये मैग्नेटिक नीडल इस डायरेक्शन में जो कि कितना एंगल पे है? थीटा एंगल पे। तो डेफिनेटली फ्रॉम टेंजेंट लॉ, फ्रॉम टेंजेंट लॉ हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं सर टेन ऑफ थीटा इक्वल टू बी बाय बी एच लिख सकते हैं, क्योंकि ये बेटा y एक्सिस के अलोंग है, ये x एक्सिस के अलोंग है, y बाय x होगा, क्योंकि इधर cos कंपोनेंट इधर साइन कंपोनेंट आएगा। इसलिए हमने क्या लिखा? b बाय, देखना अकेले बैठना, b बाय बी एच होगा। अरे हाँ कि ना? टेन थीटा इक्वल टू बी बाय बी एच होगा। बी बाय बी एच। एक तरीके से सबके घर से पैसा भी आ गया और पार्टी के लिए बुला सकता है। टेन थीटा इक्वल टू बी बाय बी एच। तो बेटा हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? अरे बोलो ना हाँ या ना। तो हमने ऐसे लिख दिया। तो यहां से बेटा एक बात पता चला कि बी बाय बी एच आ गया। सर थोड़ा सा इसको हम मॉडिफाई करें। बोले कि सर ठीक है वो इस डायरेक्शन में अलाइन हो गया, इस बात से हम कैसे पता लगा पाएंगे कि करंट बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, कि अगर इस कॉइल में करंट बढ़ा है, अगर करंट है सर तो वो मैग्नेटिक फील्ड पे कैसे सर कैसे डिपेंड कर रहा है कि सर हम करंट बढ़ाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, ये पता कैसे चलेगा? हमने पहले कहा है कि अगर करंट किसी भी कॉइल में बढ़ेगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। इस बात को जस्टिफाई तो करना होगा। फॉर्मूला से तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वेरीफाई तो करना होगा। करना होगा नहीं करना होगा? हम ये कैसे वेरीफाई करें कि नंबर ऑफ टर्न बढ़ाने से मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा? तो इसके लिए हम लोग टेंजेंट गैल्वेनोमीटर का यूज करते हैं। तो देखते हैं किस तरह से करंट पे डिपेंड करता है। तो चलिए, तो आपको पता है बेटा हम लोग ये लिख सकते हैं टेन ऑफ थीटा इज इक्वल टू, ये बी कौन है? इस कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। कॉइल के कारण एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताइए जल्दी से फॉर्मूला। म्यू नॉट आई, नहीं बेटा एन म्यू नॉट आई बाय 2r रेडियस के बराबर, और ये क्या है बेटा? बी एच है। अगर आप यहां से थोड़ा सा देखें तो हम लोग लिख सकते हैं I इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं I इक्वल टू, क्या लिखोगे बेटा? I इज इक्वल टू, इधर लो, 2RBH बाय n म्यू नॉट इंटू टेन ऑफ थीटा लिख सकते हैं क्या बेटा? देखो तो I इज इक्वल टू, अरे बोलो ना। अब इसमें देखो बेटा, इसमें देखिएगा 2 कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है जो एक बार हमने डिजाइन कर दिया टेंजेंट गैल्वेनोमीटर तो वो तो फिक्स हो गया बेटा। नंबर ऑफ टर्न अगर फिक्स है तो वो फिक्स है, और ये म्यू नॉट फिक्स रख सकते हैं क्या? तो बेटा हम इसको हमने लिखा I इज इक्वल टू बी एच बाय
जी ऑफ टेन ऑफ थीटा। जी को हम तो बोलते हैं टेंजेंट गैल्वेनोमीटर कांस्टेंट। देखो तो ऐसे लिखा हुआ है क्या बुक में? ये हमने लिख दिया, कोई दिक्कत क्या? अब आपको पता है, लेकिन यहां पे एक चीज है बेटा कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करें, देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के लिए बात करते हैं तो अलग अलग पोजीशन पे सर ये एंगल ऑफ डीप अलग अलग होता है। जैसे जैसे अगर हम बात करें सर कि हम इक्वेटर पे चले आए, इक्वेटर पे अगर बात करें, ये यही क्वेश्चन पूछा जाता था, एट इक्वेटर, एट इक्वेटर फाई इज इक्वल टू क्या होगा एट पोल्स। ये बीसीसी का फिक्स क्वेश्चन था, एट पोल्स फाई इज इक्वल टू क्या होगा? अरे बिहार मेडिकल होता है ना, अभी भी बिहार पैरा मेडिकल होगा, बीएससी नर्सिंग का होता है, एग्रीकल्चर का अपना सेपरेट एग्जाम होता है, होम्योपैथिक, यूनानी, झाड़ फूक, ये सब का अपना अलग एग्जाम होता है कि नहीं? अरे इस पे बीएचयू में कोर्स है, वो ये जादू टोना वाला जो होता है ना कोर्स बीएचयू में होता है, जानते हो कि नहीं? नहीं, कोर्स होता है, ज्योतिषी का भी कोर्स होता है, ज्योतिषी वाला जो हाथ उथ देखता है उसका भी कोर्स होता है, और ये जादू वाला भी मतलब वहाँ बीएचयू में कोर्स होता है, तुम देख लेना एक बार। एक बार इच्छा तो हुआ, एक बार चल रहा था कि अब नीट में फिजिक्स हट जाएगा, तो हम लोग सोचे कि अगर नीट से फिजिक्स हट जाएगा तो हम लोग का रोजी रोटी का सवाल है, खत्म हो जाएगा, तो क्या किया जाएगा? बोले बस कुछ नहीं, वही जादू टोना वाला कोर्स कर लेना है, उठाना है झोला निकल जाना है, ट्रेन में गए देख के बता जाना, हाँ तुमको ये दिक्कत है ना, आधा बात तो हमको आता ही है, आधा बात वहां जाके सीख लेना है, तुम लोग खुश नहीं नहीं हो जाना है। बोले बस आधा आता है, बस आधा सीखना है। देखो हम बात कर रहे हैं बेटा, समझ लीजिएगा, जब हम इक्वेटर पे जाएंगे, इक्वेटर पे जाने का मतलब है कि आप हॉरिजेंटल प्लेन में है, सुनो ना, हॉरिजेंटल प्लेन में है तो बेटा क्या वर्टिकल कंपोनेंट मैग्नेटिक फील्ड का मिलेगा क्या? नहीं मिल, कहां से मिलेगा बेटा? नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो निडल है केवल कहां इंडिकेट करेगा? हॉरिजेंटल डायरेक्शन में, हॉरिजेंटल डायरेक्शन दैट इज इक्वेटर डायरेक्शन में। तो बताइए एंगल जो है डिप घट के क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। और जब पोल पे जाएंगे तो, पोल पे जाएंगे तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा, तो ये कैसा हो जाएगा? वर्टिकल हो जाएगा, तो एंगल ऑफ फाई कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर है क्या? अब यहां से दो बात आया, तो अगर हम यहां से जब वापस लौटते हैं टेंजेंट लॉ में, तो यहां पे सर आई इज इक्वल टू बी एच टेन ऑफ थीटा आया है, और यहां पे सर बी एच भी क्या है? वेरिएबल है, और ये इंस्ट्रूमेंट को हम जिस पोजीशन पे रख के एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ऐसा नहीं एक बार एक वाल देखे हम करते हैं, यहां पे कर लिए, उस नहीं नहीं हम यहां पे करते हैं, तो रिजल्ट अलग अलग आएगा, क्योंकि पर्टिकुलर पोजीशन पे अर्थ का हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड फिक्स है, अगर एक जगह उसको माउंटेन कर दिए तो उसी जगह वो फिक्स रहेगा, तो इसका मतलब बी एच भी क्या है? कांस्टेंट है। तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सर आई इज इक्वल टू, आई इज इक्वल टू के टेन ऑफ थीटा, आई इज इक्वल टू के टेन ऑफ, के क्या है बेटा? कांस्टेंट है, के क्या है? कांस्टेंट है। हम ऐसा कह सकते हैं आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेन ऑफ थीटा। अब सबको पता है कि टेन थीटा जो है एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। कैसा फंक्शन है? क्योंकि अगर आपको याद होगा, बहुत अच्छे से उम्मीद करते हैं, टेन थीटा का कर्व, टेन फंक्शन का कर्व आपको याद है क्या? ऐसा बनता है, अगर जीरो से, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 0 से 90 डिग्री में देखोगे, अरे बड़ा आसान है ड्रॉ करना भाई, 10 0 0, 10 90,
प्लस इन्फिनिटी, 10 माइनस 90 माइनस इन्फिनिटी, 0 से जाएगा प्लस इन्फिनिटी को जाएगा, 0 से 90 के बीच में, स्ट्रेट लाइन तो जाएगा नहीं, कर्व होके जाएगा। और ये देखो 10 45 1 होता है, इसका मतलब इनिशियली ग्राफ जो है धीरे धीरे राइज कर रहा है, 45 के बाद 60 डिग्री तक देखो तो कितना रहा, √3 मतलब 1.7, 45 से हम 60 तक गए तो एकदम थोड़ा सा चेंजेज आया, 1 से 1.7 आया, लेकिन जैसे 60 से 90 तक जाएंगे ये इनफाइनाइट आएगा, इसका मतलब सडन जंप आएगा ग्राफ में। तो यहां से जो है ये धीरे धीरे राइज कर रहा है और अचानक से सडन जंप आएगा, अगेन ऐसा आसान है। तो अब क्या हुआ कि सर 0 से 90 डिग्री तक का ये हमने कर्व ड्रॉ कर दिया। तो आप देखो 0 से 90 तक में ये कर्व क्या कभी पीछे मुड़ के देखा, घटा क्या, कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अगर बेटा करंट बढ़ाने से, करंट अगर बढ़ा रहे हैं तो डेफिनेटली प्रोपोर्शनल है तो टेन थीटा भी बढ़ेगा, टेन थीटा इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब इनपुट बढ़ाने पे आउटपुट बढ़ेगा, थीटा बढ़ाएंगे तभी ना टेन थीटा बढ़ेगा। इसका मतलब है कि सर जब आप करंट इंक्रीज करेंगे तो जो हम टेंजेंट गैल्वेनोमीटर में यहां रीडिंग लगाने के लिए हम लोग लगा रखे हैं, ये नीडल को देखने के लिए यहाँ पे बहुत छोटा रीडिंग होता है, दिखाई नहीं देता, उसको देखने के लिए इस पे जो है रीडिंग मार्क किया होता है अलग अलग, आप बुक में भी देखें 0 से 90 तक अलग अलग, ताकि आपको क्लियरली जो है आपको दिखाई दे। अब 90 तक ही क्यों ले गए, क्योंकि 10 90 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट है कि नहीं है, और 0 डिग्री 0 रहेगा, 0 से शुरू होके 90 तक ही ले गए। तो अब जो है कि जैसे करंट बढ़ाएंगे तो इसमें डिफ्लेक्शन होगा, किस में, नीडल में, और नीडल के अकॉर्डिंग हमको यहां पे क्या मिल जाएगा, वैल्यू मिल जाएगा कितना एंगल पे है, और एंगल जैसे ही बेटा आप पुट करेंगे आपको यहां से करंट मिलता जाएगा कि कितना है। या अगर आपको अर्थ मैग्नेटिक फील्ड पता है, क्योंकि जनरली जो अर्थ का स्ट्रेंथ होता है मैग्नेटिक फील्ड का 10 टेस्ला के आसपास होता है ना, 10 टेस्ला के आसपास होता है। तो अब ये जो है बस इसीलिए यूज करते हैं, हाँ सर करंट बढ़ाने पे मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ बढ़ने से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, क्वाइल में ये मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा तो रिजल्टेंट भी बढ़ेगा, क्योंकि दो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो बी नेट अगर निकालना होगा तो अंडर रूट ऑफ बी एच का स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर नहीं करेंगे, अगर ये क्वांटिटी बढ़ रहा है तभी तो बी नेट बढ़ रहा है, बी नेट बढ़ेगा तो आपको पता है दो वेक्टर क्वांटिटी को ऐड करते हैं रिजल्टेंट टुवर्ड्स द या क्लोजर टू द हायर मैग्नीट्यूड होता है, इसका मतलब ये y के तरफ मूव करने लगेगा तो एंगल थीटा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, एंगल थीटा बढ़ेगा तो टेन थीटा बढ़ेगा। तो बेसिकली जो है करंट बढ़ाने से जो क्वाइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ा, क्वाइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा तो सर थीटा बढ़ा तो टेन थीटा बढ़ा, हाँ कि ना। लेकिन आपके लिए उतना कोई किसी काम का नहीं है, बस ऐसे जो सब बात बताए पूछेगा तो आप एक बार इतना हुआ ज्ञान दे दीजिएगा, काम काफी है। तो बेटा आपको पता है कि ये आपके पास आ गया प्रोपोर्शनल टू 10, इसके आगे भी है एक चीज फाइंड आउट करना होता है सेंसिटिविटी, आपके मॉड्यूल में शायद नहीं दिया है, बस हम लेकिन एक लाइन लिख देते हैं, बस ध्यान रख जब नहीं दिया है तो हम लोगों को उतना नहीं जाना है। सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर meter is maximum at थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। अगर मैक्सिमम इसका सेंसिटिविटी क्या होगा, जैसे हमने गैल्वेनोमीटर में भी फाइंड आउट किया था सेंसिटिविटी, कि आपको करंट के साथ एंगल में जो डेविएशन आएगा, चेंज इन एंगल पर यूनिट करंट, डी थीटा बाय डी टी, डी थीटा बाय डी टी हमें निकालना है। तो यहां से कर सकते हैं, आई है दोनों साइड डिफरेंशिएट कर देंगे, के बाहर आ जाएगा तो डी आई बाय डी थीटा इक्वल टू के बाहर आया डी टेन थीटा बाय डी थीटा, तो क्या आ जाएगा बेटा सेक स्क्वायर थीटा, हमें डी थीटा बाय डी आई निकालना है तो ये 1 बाय डी आई बाय डी थीटा इज इक्वल टू के ऑफ 10 ऑफ थीटा था, डी बाई डी थीटा करेंगे तो ये बेटा डी आई बाई डी थीटा इज इक्वल टू के बाहर आ गया,
यहाँ पे देखिए टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर थीटा आएगा, तो यहाँ से बेटा हमें डी थीटा बाई डी आई निकालना है, तो 1/k सेक स्क्वायर थीटा आएगा। अरे यही तो आएगा। अब ये जो कांस्टेंट k का वैल्यू था पुट कर दो, डी थीटा बाई डी आई, डी थीटा बाई डी आई इज इक्वल टू k का वैल्यू पुट कर दो तो g बाई बी एच आएगा। ये आपके पास क्या आ गया, सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा। अरे हाँ कि ना, सेक स्क्वायर थीटा को लिख सकते हो कॉस स्क्वायर थीटा, नहीं तो बेटा सेक को लिखेंगे ना 1/cos, उसका स्क्वायर होगा तो ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा, लेकिन रहने दो। डी थीटा बाई डी आई इज इक्वल टू, जी किसको बोले थे, अरे अरे जी इसको बोले थे बेटा, देखो ना, हाँ टेंजेंट बेटा कांस्टेंट, ये किसको ये बोले थे, जी जो बोले थे बेटा ये आया था अपना एन म्यू नॉट बाय 2r को हमने क्या बोला था, जी पुट कर देते हैं, तो ये म्यू नॉट एन बाय 2r डिवाइड बाय बी एच इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अब ये आपके पास जो है इसको बोलते हैं बेटा सेंसिटिविटी। अब हमें पता है कि इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। इस फंक्शन में कौन वेरिएबल है, थीटा। इस फंक्शन को डबल डेरिवेटिव करेंगे, इसका जब अगेन फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे इक्वल टू 0 पुट कर देंगे तो एक थीटा का वैल्यू आएगा। जब थीटा का वैल्यू आएगा, जब थीटा का वैल्यू आ जाएगा, वैसे भी सेक स्क्वायर थीटा का अगर आप करो डिफरेंशिएशन फर्स्ट डेरिवेटिव तो रिजल्ट क्या आएगा, सेक स्क्वायर थीटा का, सॉरी 1/सेक स्क्वायर थीटा का करो तो कितना आएगा, 1/सेक स्क्वायर थीटा है। हम बता दें 45 डिग्री पे कैसे, तो बेटा स्क्वायर करना है, सेक स्क्वायर थीटा है बेटा, तो इसका कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो अगर हम बात करें तो यहां से लिखेंगे वैल्यू इसका, तो √2 आएगा। तो अगर स्क्वायर करो रूट 3/2 का स्क्वायर करो 3/4, √2 का स्क्वायर करो 2, 1 का स्क्वायर करो 1, तो इसका मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 2 नहीं आया। और वैसे भी छोड़िए ना, इसको एक बार डेरिवेटिव करो इक्वल टू 0 पुट कर लो, पहले बार 0 पुट कर दो, थीटा का जो वैल्यू आएगा फिर उसको डबल डेरिवेटिव करेंगे, डबल डेरिवेटिव को उसमें पुट करेंगे, किस में, जो थीटा का वैल्यू आया है डबल डेरिवेटिव में, वहां से जो वैल्यू आएगा तो पता चलेगा कि एक मैक्सिमा देगा या मिनिमा देगा, और कहां देगा, कहां पे, रूट ऑफ द फर्स्ट डेरिवेटिव पे, तब जाके पता चलेगा अच्छा अच्छा ये कहां आएगा 45 डिग्री। और इसको हम लोग बोलते हैं डी थीटा बाय डी आई को बोलते हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। ये सब कोई बहुत दूर का बात है, इतना आपको कोई लेना देना इससे नहीं है, बस आप बस इतना ध्यान रख लीजिए कि सर ये कहां आता है 45 डिग्री पे, कहां आता है, कहां आएगा मैक्सिमम वैल्यू, ये वैल्यू सर 45 डिग्री पे मैक्सिमम होता है। दूसरी बात, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर, इसको कहां यूज नहीं करेंगे, टेंजेंट गैल्वेनोमीटर पे कहां पे यूज नहीं कर पाएंगे आप, कहां पे, जहां पे अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट नहीं होगा, क्योंकि एक इसमें जो जब ने हमने लिखा बेटा यहाँ पे जब रिजल्ट निकाला है तो उसमें कौन आ रहा है, बी एच आ रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, तो हम कहां पे यूज नहीं कर पाएंगे, जहां पे बी एच क्या हो जाए 0, बी एच 0 कहां होता है, पोल पे, तो डज नॉट यूज एट पोल्स, ठीक है क्या, बस इतना सा ही इसमें है, अगर इतना आता है तो आपका काम
हो जाएगा। वैसे एग्जाम में यही दो बात ज़्यादातर समय पूछा जाता है, बाकी और वैसे समझने वाला बात था, समझा दिया आपको। अब यहां से हम लोग ये अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़ लिए, अब यहाँ पे टेंजेंट गैल्वेनोमीटर भी पढ़ लिए। इसके आगे अगर हम लोग बढ़ें तो आपके पास है मैग्नेटिक टाइप ऑफ मटेरियल। ये वाइब्रेशनल मैग्नेटोमीटर जो है ये अपने सिलेबस में इस बार नहीं है, नहीं है। अगर कहोगे तो 2 मिनट लगेगा, हम बता देते हैं। टीवी पे है तो उसको छोड़ सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में नहीं है। अगर बोलो तो हम बता देते हैं, बता दें, पहले इसको पढ़ लेते हैं, बता देंगे। टाइप्स ऑफ बेसिस ऑफ देयर मैग्नेटिज्म पे या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पे बेस्ड हम लोग मटेरियल को कितना पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। कौन कौन सा? मेरा इच्छा है ना कि हम इसको टेबल के फॉर्म में पहले इसको बता देते हैं, फिर इसको एक्सप्लेन कर देंगे, ताकि आपको पता हो कि सर इस टेबल को ही हमको पढ़ना है और इसी टेबल से क्वेश्चन आ जाएगा 2025 में। एक क्वेश्चन इस आएगा, तो क्यों ना, आप तो फाइनली आप तो याद ही करोगे, तो क्यों ना हम उस बात को लिखा ही देते हैं। क्या है, टेबल के फॉर्म में लिखा देते हैं, टेबल आपको ध्यान रख लेना, फिर हम लोग इसके बाद इसको आपको समझा देंगे, तो नहीं ठीक? अरे बोलो ना हाँ या ना। अगर कोई नहीं सर पूरा हमको समझा दीजिए, हम समझ जब आएगा तो समझ के जवाब दे देंगे, तो जैसा बोलो तुम। क्योंकि हमें पता है कि टेबल याद करना थोड़ा आपके लिए मुश्किल है, कि टेबल याद हो जाता है, टेबल याद हो जाता है क्या? हो जाता है तभी पूछा 19 का। चलिए कुछ कुछ क्वेश्चन, ये पूरा केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस हो रहा है। हम आपसे पूछते हैं बेटा, ये जो एन लिखे हैं, एन क्या है? ये जो एन है, नंबर ऑफ
ए तुम लोग कल हारे थे तो चॉकलेट लाए मेरे लिए? अन ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ए बस सुनिए ना एक बार ध्यान से, इंपोर्टेंट बेटा, जब लिख दिए कि क्वेश्चन फिक्स है इसी से आएगा तब ध्यान से सुन लीजिए, सुनिएगा कि हम लोग मटेरियल को ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है उसको तीन पार्ट में डिवाइड किए, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ऐसा मटेरियल है कि अगर उसको आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में अगर प्लेस करते हैं तो वो मैग्नेटाइज नहीं होता है। प्लस सर मैग्नेटाइज कोई भी मटेरियल क्यों होता है, क्या होता है, उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते, तब इसको फिल करते चले जाएंगे, जो जो टर्म आएगा उसको हम लोग समझते चलते। बेसिकली अगर आप किसी भी मैग्नेट का बात करो, किसी भी मटेरियल का बात करो, वो किसी ना किसी एटम से मिलके बना हुआ है, यस या नो? किसी ना किसी एटम से मिलके बना होता है। उस एटम के अंदर जो है, एटम्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटम जो है बना होता है दो पार्ट से, एक न्यूक्लियस और उसका एक सेल। सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है और न्यूक्लियस के अंदर जो है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एग्जिस्ट करता है। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है, जिसके कारण जो है, इलेक्ट्रॉन के कारण जो है उस एटम के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होता है। अब करंट, चूंकि इलेक्ट्रॉन का रिवॉल्व जो करता है अपने ऑर्बिट में, वो स्पीड थोड़ा कम होता है एज कंपेयर टू स्पिन क्वांटम नंबर। आपने पढ़ा स्पिन क्वांटम नंबर प्लस माइनस हाफ होता है। अगर एक एक ऑर्बिटल के अंदर दो इलेक्ट्रॉन है तो आपने कहा था कि अब वो प्रिंसिपल था शायद कि ये दो अप नहीं, अरे वही भाई जो है, अफवाह रहे या जो रहे, तो ये जो है कि अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का रखने का मतलब है कि एक ऑर्बिटल के अंदर, ऑर्बिटल ही बोलते हैं इसको, एक ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होगा वो दोनों अपोजिट स्पिन में होगा। अगर एक क्लॉक वाइज है तो दूसरा एंटी क्लॉक वाइज है। इलेक्ट्रॉन जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है उसके कंपैरिजन में इसका स्पिन जो है बहुत ज्यादा होता है। इसलिए अर्थ जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम लोग बहुत कम कंसीडर कर रहे हैं। केवल किसको कंसीडर कर रहे हैं? जो ये स्पिन जो कर रहा है उसके वजह से। क्लियर है बात? अगर जब भी आप किसी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, हम लोग एक डी ब्लॉक का लिख रहे हैं, किसी का भी आप कहें हम को लिखने के लिए लिख देंगे, डी ब्लॉक का बस होना चाहिए। 24 हो, 25 हो, 26, जिसका कहोगे हम लिख देंगे। आगे बहुत आसान है लिखना, हम ऐसे आपको लिख देंगे। लेकिन इसमें है कि ये 1 होगा और ये 5 हो जाएगा। जिसका भी कहोगे हम डी ब्लॉक का फटाफट लिख देंगे। देखो तो ये कॉन्फ़िगरेशन लिखा गया है कि नहीं? ये वेनेडियम का है, ये क्रोमियम का है, ये मैग्नीज का है और ये आयरन का है। इसी तरह से कोबाल्ट का भी कहोगे 27 होता है, फिर हाँ कोबाल्ट का 27 होता है, 4s तो ये 3d होगा, 28 होता तो ये 4s और ये 3d होता। तो इस तरह से हम कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन लिखा तो इसका मतलब है बेटा कि ये 4s आया है और 3d 5 है, इसके पहले का जो भी ऑर्बिट है वो फुलफिल होगा, क्योंकि 3d जो है 4s के बाद भरा जाता है, क्योंकि 3d का जो एनर्जी होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू 4s, सॉरी आगे बढ़ते एनर्जी बढ़ता है, तो 3d का एनर्जी ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 4s, फिर 3d बाद में भराएगा और 4s पहले भराएगा। तो बेटा कि ये जो है अगर हम बात कर रहे हैं तो इससे पहले का जो सेकेंड ऑर्बिट था, सेकेंड तक कंप्लीटली फुलफिल था। या किसी का ही छोटा कॉन्फ़िगरेशन लिख दें 1s2 2s2 2p6, अगर आप कर रहे हैं 3s1 है, या कर रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 कह रहे हैं, इसका मतलब है कि यहां तक का ऑर्बिट जो है फुलफिल है और इसमें यहां तक का फुलफिल है। अगर फुलफिल है तो इसका मतलब एवरी ऑर्बिटल के पास दो इलेक्ट्रॉन है और वो पेयर के फॉर्म में है। एक क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है तो एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है। आपको पता है अगर क्लॉकवाइज, अगर सर नॉर्थ पोल अगर जनरेट किया होगा तो एंटी क्लॉकवाइज साउथ क्या होगा,
अगर हम ऐसा कह, सॉरी ये मिस्टेक होगा मेरे से, अगर क्लॉकवाइज अगर रोटेशन हो रहा है तो उसके कारण जो करंट प्रोड्यूस होगा, और नॉर्थ डायरेक्शन में जो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो उसके कारण जो करंट होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। और अगर करंट का डायरेक्शन अपोजिट कर दे तो मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, और अपोजिट डायरेक्शन का इक्वल मैग्नीट्यूड का दो मैग्नेटिक फील्ड आपस में एक दूसरे को कैंसिल करेगा और रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जीरो देगा। बात नहीं समझे? अरे सिंपल सा बात है, इस वायर के पास इधर करंट है, यहां पे इधर करंट है, ठीक है क्या? अगर पूछे इस रीजन में बताइए बेटा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, अगर आप इधर से देखें तो कहां रहा, इनटू द प्लेन, और इधर से अगर देखें, इधर सॉरी इधर कर लेते हैं, अगर इधर देखो तो इसके कारण करंट कहां रहा, आउटवर्ड टू द प्लेन, तो डेफिनेटली इसके कारण आउटवर्ड टू द प्लेन, इसके कारण इनटू द प्लेन, तो अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हुआ तो इस रीजन में रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा, जिसके कारण जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक फील्ड जीरो मिलता है। केवल और केवल कौन मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाएगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो इसीलिए तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ऐसे एलिमेंट जिसके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है वो डायमैग्नेटिक होगा, और ऐसे एलिमेंट जिसके पास, हाँ सही बोल रहे, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा या फेरोमैग्नेटिक होगा, या ऐसा कह सकते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड में ये मैग्नेट से ये अट्रैक्ट हो जाएगा, या मैग्नेटिक फील्ड में इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगा। तो हमने लिखा यहां पे डायमैग्नेटिक मटेरियल वो होगा जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, और ऐसे एलिमेंट जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। तो किसमें, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, बेसिक फेरोमैग्नेटिक। तो पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक दो अलग अलग कैटेगरी है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड शो करता, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता, लेकिन दोनों में अंतर है। ऐसे एलिमेंट जो कि कोई भी एलिमेंट है तो सबके पास कुछ ना कुछ, जो जिसके पास पेयर है लेकिन उसके पास जो ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है उसके कारण तो होगा, हाँ ये अलग है, स्पिन के कारण नहीं हुआ, लेकिन ऑर्बिट में जो रिवॉल्व कर रहा है उसके कारण तो होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक एक एटम एक छोटा छोटा रीजन बनाता है जिसको बोलते हैं डोमेन। क्या बोलते हैं बेटा, डोमेन। और ये जो लाइन दिखा रहा है तो बेसिकली ये जो दिखा रहा है मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। किसको इंडिकेट कर रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट के डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है। ये जो है ये रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में होता है, कोई फिक्स नहीं है कि किस डायरेक्शन में ये होगा। अभी देखो ये क्या है बेटा, ये सब जो रीजन दिखाए हमने ये क्या है बेटा, डोमेन है, और ये कोई भी मटेरियल है। मटेरियल के अंदर एक छोटा छोटा रीजन होता है जिस रीजन को हम लोग बोलते हैं डोमेन। इस डोमेन के अंदर मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये अलाइन होता है रेंडमली किसी भी डायरेक्शन में, किसी भी, जैसे आपने देखा होगा पिन बॉक्स देखा होगा, आयरन पिन बॉक्स देखा है जो टेबल पे रखते हैं हम लोग ऑफिस ऑफिस में, वो क्या होता है उसके बॉक्स में साथ एक मैग्नेट जुड़ा होता है और उसमें पिन रखा होता है, तो मैग्नेट जो है आयरन पिन जो है उसके साथ चिपका हुआ होता है। लेकिन आप क्या करो कि आपने छोटा एक्सपेरिमेंट देखा होगा, एक पिन लो, इसको इसमें जो है इसमें मैग्नेट यहाँ पे रख दो, इस पिन को आपस में जोड़ते चले जाओ तो सब पिन आपस से एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, लेकिन जैसे ही हटाओगे थोड़ा देर तक ये जुड़ा तो रहेगा फिर खत्म हो जाएगा, है कि नहीं। या फिर आपने देखा होगा स्क्रू ड्राइवर, सब स्क्रू ड्राइवर में पीछे लगा होता है एक मैग्नेट, इसको बटन मैग्नेट बोलते हैं, यहाँ पे अंदर में लगा होता है। अब किसी को भी अपने नट को ओपन किया और निकालोगे तो उसके साथ चिपका हुआ वापर आ जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, ये रॉड तो ये भी आयरन का है वो भी आयरन का, एक दूसरे को अट्रैक्ट कैसे कर लिया, बाहर में रखा हुआ अट्रैक्ट करेगा नहीं, बेसिकली यहां जो मैग्नेट लगा हुआ था ये मैग्नेट के कांटेक्ट में था। मैग्नेट के कांटेक्ट में होने से क्या होता है, ये भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, और किसी को भी मैग्नेट की तरह बिहेव करने के लिए उसके पास रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट होना चाहिए। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा था रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट म्यू इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 इंटू सॉरी n इंटू n प्लस ऑफ 2। अरे पढ़ा है नहीं केमिस्ट्री में, अरे डी ब्लॉक में ही निकालते हैं।
अगर किसी के पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग, किसी के पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 3 पॉइंट समथिंग, अगर किसी के पास 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट 2 पॉइंट्स। ऐसे आंसर निकालते हैं। क्वेश्चन आता है इफ मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मैग्नीज, एमएन बोलते हैं मैग्नीज को, मैग्नीज इज 5.28, 5.28 मैग्नेटिक मोमेंट ड्यू टू मैग्नीज इज 5.2 एंड 5.28 यूनिट में दिया हुआ है। व्हाट इज द चार्ज ऑन मैग्नीज? तो इसका मतलब है कि सर एमएन यहां पे है और ये मैग्नेटिक मोमेंट 5 पॉइंट समथिंग 28 दे रहा है लेट से, तो इसका मतलब इसके पास 5 अनपेयर्ड होना चाहिए। तो इसका मतलब 5 अनपेयर्ड मतलब जो डी में 5 अनपेयर्ड है, तो इसका मतलब 5 अनपेयर्ड रखने के लिए पीछे एलिमेंट हमें निकालना होगा। कितना निकालना, ये 2 को हटा दो तो यहाँ पे एमएन जो है +2 स्टेट में होगा। अरे बोलो ना यार, अगर हम बोले कि आयरन के कारण जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है लेट से 5.28 है, आप बता सकते हो कि आयरन किस स्टेट में है? +1 +2 +3 किस स्टेट में है? +3, क्योंकि यहां से 6 है, एक यहां से निकलेगा तो तब 5 अनपेयर्ड बचेगा। 5 एनपेड बचाने के लिए एक यहां से डी से निकाले, डी से आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि ये इनर सेल का बात हो रहा है, तो पहले आउटर सेल से निकलेगा, तो 2 एस से निकलेगा तब ना एक डी से निकलेगा, तो 2 तो 4 एस का और एक डी का, तो कितना निकालना पड़ा 3। आयरन +3 स्टेट में है। और अगर पूछा जाए कि आयरन का जो है मैग्नेटिक मोमेंट जो है 4 पॉइंट समथिंग है, तो ये तो डायरेक्ट रहेगा 0 पे। अगर आयरन का मैग्नेटिक मोमेंट जो है बेटा 4 1 5, हाँ, तो +1 में भी हो जाता, +1 में भी हो सकता, +3 में भी, +1 में भी रखेंगे तो 4 एम्पेयर्ड और एक यहाँ एस का तो 5 हो जाता, तो +1 में भी रह सकता था, +3 में भी रह सकता। मतलब ये सब बात समझ रहे हैं ना? ओ अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। तो बात समझे कि नहीं समझे? ये फॉर्मूला पढ़े होंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ लिए क्या? अरे तो पढ़ेंगे ना, पढ़िएगा तो ये सब बात मेरा याद आएगा। और कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना पॉइंट समथिंग। हम वापस इसको मिटा रहे हैं, मिटा दिए। अब सुनिएगा ध्यान से एक बात, हमने क्या कहा, अगर सर ये देखिए कि ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट सर ना 0 हो जाएगा, क्योंकि ये सब रेंडमली किसी डायरेक्शन में है और मैग्नेटिक मोमेंट एक ऐसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये रिजल्टेंट वेक्टर सम 0 हो रहा है, इसीलिए ये जो है मैग्नेटिक मटेरियल की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, किसी भी मैग्नेट को ये रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है। लेकिन जब हम, सुनिएगा ध्यान से, जब हम किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, कहा बेटा, जब हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर समझ में नहीं आए तो बेटा पूछ लीजिएगा, हमको ये आता है बहुत अच्छे से। ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम जैसे ही प्लेस करेंगे, आपने क्या पढ़ा है कि जब भी किसी मैग्नेटिक मोमेंट को या मैग्नेटिक डायपोल को, एक मैग्नेटिक मोमेंट ये एरो डिनेट कर रहा है, तो बेसिकली वो एक मैग्नेटिक डायपोल है, और जब भी किसी मैग्नेटिक डायपोल को किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है, और ये टॉर्क उसको किस डायरेक्शन में ले जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में ले जाएगा। इक्विलिब्रियम स्टेट कहां आएगा? इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, 0 डिग्री पे। तो ये जो मटेरियल था, जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में हम ले गए इसको, पहले तो ये बताओ समझ रहे हो ना? देखो समझने की कोशिश करोगे तो बहुत आसान चीज है बेटा, नहीं तो ये तो आपको लगेगा कि ये सब मोह माया है, तो कोई बात ही नहीं है। हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। ये क्या हो गया? ये क्या है? इधर देखो,
ये पहले ऐसे था, रेंडमली था। जैसे बेटा छोटा सा एग्जांपल है कि जैसे ही ब्रेक होता है आप रेंडमली हो जाते हैं, रेंडम हो जाते हैं। उस समय पढ़ाई लिखाई कोई बात करे भी तो बुरा लगता है। जैसे अभी थोड़ा देर के बाद 7 मिनट के बाद समय हो जाता है, सर समय हो गया, क्योंकि माइंड नहीं उसको गेन करना चाहता। जैसे ही समय होता है, जैसे ही आप देखते हैं कि नहीं बेल बज गया, आप टीचर बेल बज गया है, फिर भी आप क्लास में आते हैं, रेंडमली बैठे रहते हैं, कोई इधर घुमा है कोई उधर। कुछ समय कोई देख ले तुमको तो लगेगा नहीं कि यही पढ़ने वाला और यही डॉक्टर बनेगा, कोई नहीं डिसाइड करेगा। लेकिन जैसे ही टीचर आता है क्लास में, आप जो है सब एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। कोई ऐसा तो नहीं है ना मास्टर इधर घुमा हुआ है तुम पीछे घूमे, बोले चलो दोस्त अपना पढ़ाई करते हैं, ऐसा तो नहीं है। क्या हुआ कि जब आप ब्रेक में थे तो रेंडम थे, आपका डायरेक्शन किधर भी हो सकता है पीछे मुड़ के दोस्त से बात कर रहे हो सकता है उधर घूम के देख रहे होंगे, या हो सकता है इधर वाला इधर घूम के देख रहा होगा। तो कोई भी, अरे वही तो 15 मिनट है जो आपकी रेंडम हो जाते हैं। अगर लेकिन क्लास में तो आप ऐसा नहीं होते। क्लास में कहा रहते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। सबका सर एक ही डायरेक्शन में है कि नहीं है? अरे बोलो ना हाँ या ना। ये कब हुआ? जब टीचर आया क्लास में, जब टीचर आया क्लास में और वो बैच देखिएगा, सुनिएगा, 2 लाइन इसमें हम जोड़ देते हैं, समझ में आ जाएगा। वो स्टूडेंट, उस बैच का वो सारा स्टूडेंट, वो बैच उतना अच्छा है टीचर के रेस्पेक्ट में, टीचर के नजर में, जो कि टीचर को आते ही फटाफट जो अलाइन हो जाता है। ऐसा नहीं टीचर आ गया फिर भी अपने मगन है, बोला कहाँ सर पढ़ाइए ना, आप अपना काम कीजिए सर। कुछ होता है ऐसा, बहुत सारा ऐसा बैच है, टीचर आके आपस में लोग अरे कैसा बैच है, कहता है नहीं नहीं बहुत अच्छा बैच है, ये तुम्हारे बारे में बात होता है। नहीं नहीं, कुछ भी हो कि बैच बहुत अच्छा है, कभी डांटना नहीं पड़ा, कुछ भी हो तो लोग हर बैच में लगभग उम्मीद करता है 5 रिजल्ट होगा तो बात चलता है कि नहीं नहीं नहीं, सब जो भी हम लोग आपस में टीचर आपको पढ़ा रहे सब आपस में बात होता है तो अरे नहीं इस बैच में तो 6-7 बच्चा है कर लेगा, लेकिन थोड़ा सा और मेहनत करने का जरूरत है कि नहीं? तो बात तो होता है। तो बेसिकली क्यों आपको अच्छा किया जाता है, क्यों कहा जाता है अच्छा? तो कितना बार आया SWS टीम आया, आपको 2 बच्चे को पकड़ के ले गया? कभी नहीं गया है? अरे क्या थे आप? नहीं तो अरे हम तो चेंज होने के लिए आए हैं यहाँ पे ना, आप किस लिए आए? अरे 11th में आए थे, पता नहीं जहां से उठ के आए पता नहीं, लेकिन 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 अब अगर 1 साल के बाद ही बेटा आपके बैच को ये कभी नहीं कहना पड़ता है तुम्हारा बैच बेवकूफ है, तुम लोग से कुछ नहीं होगा, तुम लोग को व्यवहारिक ज्ञान भी नहीं है, ऐसा तो नहीं कभी कहा गया। हाँ पढ़ने के लिए डांटा गया हो डेफिनेटली, उसके लिए तो लोग बोलेगा ही तुमको, लेकिन डिसिप्लिन के मामले में ना तो हम कभी डांटे ना तो कोई और टीचर हमको आप लोगों को डांटा होगा। जैसा कि हम सुनते हैं, जैसा लोग बोलते हैं आपस में, तो नहीं कहा जाता। कभी किसी को टीचर क्लास से बाहर खड़ा किया क्या? कम से कम यहां तो ना बोल देता। फिर से कभी आपको डिसिप्लिन के मामले में कोई कुछ बोला डांटा क्या? ऐसा इसीलिए क्योंकि टीचर के आते ही आप एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाते हैं। हम पर्सनली उस बैच को बहुत बेहतर मानते हैं, वो जो बैच टीचर आते ही फटाफट तैयार हो जाए, कहना नहीं पड़े क्या हम शुरू करें। तो ये हम ये फ्लो फ्लो में निकल गया। तो बेटा तो डेफिनेटली कि आप अलाइन हो जाते हैं। हम 9:02-3 पे आ गए, 9:05 से वीडियो हम लोग शुरू करें, पढ़ाना शुरू किया, पढ़ाना शुरू किया, मुद्दा का बात शुरू हो गया। कई बैच में ऐसा तो पहले जाने के बाद पहले 10 मिनट तक उसको पहले समझाना पड़ता है कि तुम क्लास में, तुमको हम पढ़ाने आए, हम मास्टर है, तुम स्टूडेंट हो। तब बजाता अच्छा सर, हाँ सर, थोड़ा देर पढ़ाने के बाद हमको एक बुरा लग गया, बोला बोला क्या बोल रहे हैं आप? तो जल्दी, समय मेरे पास 3 मिनट है और टॉपिक पढ़ाना 5 मिनट है। ए अभी तुरंत बड़ाई कर रहे थे तो छोड़िए ना सर सब। तो बेटा देखो ना, उस मटेरियल को हम सबसे अच्छा मटेरियल बोलेंगे। ऐसे मटेरियल को हम लोग देखो, क्लास में टीचर जब आपको कहता है, जैसे अभी बोले सब एक साथ शांत हो गए पढ़ने लगे, लेकिन यही
कुछ बच्चे अपने में मगन है। ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का जिसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े है, अभी भी अपने में मगन है, हम कर रहे हैं, उसको ये एग्जाम्पल भी समझ में नहीं होगा कि मेरे बारे में बात हो रहा है। अगर हम इस मैग्नेटिक मटेरियल है, हमने इसको यहां पे हमने इसको प्लेस कर दिया, लेकिन जो है इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट था अभी भी रैंडम है, कोई मतलब नहीं। मास्टर कह रहा है, अपने लिए कह रहा होगा शायद, क्योंकि कैरियर उनको बनाना है, नीट उनको देना है, हमको क्या है कि नहीं है। तो बेटा ये जो है रेंडमली किसी डायरेक्शन में जो अलाइन था, इसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किए तो भी इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। ऐसे मटेरियल जिसको कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे मटेरियल को हम लोग बोलते हैं डायमैग्नेटिक। क्या बोलते हैं बेटा? डायमैग्नेटिक। इसलिए हम, जिसको फिजिक्स में आता है उसको सब कुछ पता है। बच्चे को कह रहे हैं आप पढ़िए पढ़िए, थोड़ा और इम्प्रूव कीजिए, आपका रिजल्ट हो जाना है। तुमको अभी अब कई बार होता है ना कि आपको लगता है कि हम मेडिकल निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा इससे, और आपका बगल वाला दोस्त इस बात के लिए आपको मोटिवेट भी कर रहा होगा, फिजिक्स समझ में आता मत पढ़ो। अरे जो चीज समझ में उसको पढ़ने समझ में आएगा ना, नहीं पढ़ने से समझ में आता तब तो क्यों भाई इतना कोचिंग, इतना बड़ा बिल्डिंग खरीद के लोग पढ़ा रहा होता, क्यों इतना चीज कर रहा होता है। तो बेटा जिसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा है उसको नहीं पड़ेगा फर्क, रीजन है वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल है। नाम देखो रख दिया डायमैग्नेटिक, पड़ा हुआ, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है भाई, है कि नहीं है। तो टीचर उसको कहता भी नहीं है, क्योंकि एक दो बार कह के देखा चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो चेंज हो सकता है, सबके साथ अलाइन हो सकता है। लेकिन बार बार कहने के बाद, कई बार बहुत डांट भी दिए, कई बार टीचर आपको बाहर भी कर दिया क्लास से, फिर भी फर्क नहीं पड़ा, इसका मतलब उस पर किसी भी स्ट्रेंथ का मैग्नेटिक फील्ड लगा दो, वो मैग्नेटाइज नहीं होगा, एक मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करेगा, तो इसका मतलब वो एक डायमैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन ऐसे मटेरियल जो कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड आपने लगाया फटाफट से एकदम फटाफट से अलाइन हो जाए, ऐसे मटेरियल को बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। कितना ज्यादा फास्टली वो काम करता है, अलाइन हो जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं फेरोमैग्नेटिक। जब हम आपसे मजाक कर रहे होते हैं, आप भी हंस रहे होते हैं, तो मजाक मजाक का बात होता है, आप मजाक के मूड में आ जाते हैं और जितना जल्दी वापस आ जाए। ऐसा नहीं, ऐसा भी बैच होता है जब अगर एक बार मजाक का कोई बात कर लिए, अब बच्चा पूरा क्लास वही मजाक वाला बात करते रहेगा, अगला दिन आएगा फिर वहीं से शुरू करेगा। जितना जल्दी वो मैग्नेटाइज भी हो जाए और डीमैग्नेटाइज भी, उसको बोलेंगे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और ये कौन है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, आपको तो याद ही होगा, फेकोनी। और ऐसे मटेरियल जिसको कि आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस तो किए, ये भी अलाइन हुआ, लेकिन कुछ हुआ कुछ नहीं हुआ। समझे बात को कि नहीं? कुछ हुआ और कुछ नहीं हुआ, सबके सब अलाइन तो हो गया, लेकिन एकाध गो ऐसा रह गया जो कि अलाइन नहीं हुआ। कोई बात नहीं, देखो ऐसे मटेरियल को बोलते हैं कौन सा? पैरामैग्नेटिक मटेरियल। और पैरामैग्नेटिक पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होता है? जनरली 1 से 2, और फेरोमैग्नेटिक के बीच में के पास होता है 3 और 3 से ज्यादा। मैक्सिमम कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकता है भाईजान? पूरे पीरियोडिक टेबल के एलिमेंट का बात करें, मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो सकता है? मैक्सिमम देखो आयनिक फॉर्म में नहीं, नॉर्मल एलिमेंट के पास मैक्सिमम कितना हो सकता है? 7। डी ब्लॉक के एलिमेंट के पास, क्योंकि एफ में 14 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, क्योंकि वहां पे 7 रख देंगे तो अनपेयर्ड रह जाएगा, और 7 रहता है। और किसके पास रहता है? सबसे पूरे पीरियड का वाहियात एलिमेंट कौन है? गधा, जीडी। इसका एटॉमिक नंबर 64। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट इसी का होता है, गधा का।
और पूरे पीरियोडिक टेबल में जब भी कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए आता है तो आपको इसी गधा का आता है। तो पूरे पीरियोडिक टेबल में गधा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जामिनर भी मानता है जो जैसा वैसको वैसा क्वेश्चन दो, तुरंत बात समझ में आ जाएगा, क्योंकि अपने जैसा चीज, अरे गुड भी तो हो सकता है। चलिए हम वापस आए, समय कम है अपने पास। तो हम लोग बेटा वापस आ गए। ये मटेरियल को हमने डिसाइड कर दिया कि ऐसे मटेरियल जिसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें और क्यूकली मैग्नेटाइज हो जाए, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगे, उसका एवरी डायपोल मोमेंट एक डायरेक्शन में लाइन हो जाए, जितना ज्यादा फास्ट होगा वो फेरोमैग्नेटिक, जिसमें थोड़ा देर से हो लेकिन हो जाएगा दैट इज द पैरामैग्नेटिक, जिसपे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम लोग लगभग अब 4 महीना गुजारने वाले हैं, कहते कहते थक गए, प्लीज आप पढ़ लीजिए, प्लीज पढ़, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डायमैग्नेटिक है, एक दूसरे को समझाने में सब व्यस्त है, ये नहीं समझ रहा कि हम मास्टर से समझ लेते, नहीं, एक दूसरे को ज्ञान दे रहा। बाप रे कितना ज्ञानी लोग हैं, हमको तो आश्चर्य होता है, कभी कभी इच्छा होता है कि अकेले में पूछे कि भाई आखिर कहाँ से ज्ञान प्राप्त किया है। या तो ऐसा होता तो हम बिल्डिंग चल ए में शिफ्ट करा होता, हो सकता है कि इधर बुद्धा पार्क का इफेक्ट हो, है कि नहीं है। बुद्ध जी को भी यहीं पे एक बार आके बैठे थे ज्ञान प्राप्ति के होने से पहले, तो इसलिए तो यहां से बढ़े आगे। कोई बात नहीं, हम एक और टर्म डिफाइन कर देते हैं। ऐसे मटेरियल, बस 2 डिफिनेशन बोल देते हैं, समय हो गया, अब कल लिख देंगे, टेबल को कल ही भरे पाएंगे, भर तो अभी भी देंगे, 2 मिनट लगेगा। एक बात होता है बेटा जिसको कि हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्या बोलता है बेटा? मैग्नेटाइजिंग फील्ड वो होता है जो कि जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगाए ना, यही है मैग्नेटाइजिंग फील्ड। यही तो इस मटेरियल को या एलिमेंट को मैग्नेटाइज करेगा। वो फील्ड जो मैग्नेटाइज करने के लिए आएगा उसको बोलेंगे मैग्नेटाइजिंग फील्ड। क्लियर है? उसको एच से डिनोट करते हैं, एच से। और एक होता है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। ये क्या होता है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। नाम ही है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कि कौन कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है। क्या? कौन कितना जल्दी मैग्नेटाइज हो जाता है, उसको बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। क्लियर? उसको आई से डिनोट करते हैं। आई जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब हम क्लास में आए, आप कितना जल्दी जो है आप अलाइन हो जाएंगे सब एक डायरेक्शन में, ये डिपेंड करता है इंटेंसिटी कैसा है। अगर हम स्टार्टिंग से अपना टीचर वाला रूप नहीं दिखाते, तब तक आप देखो कि अगर जैसे ही कोई मतलब टीचर जो आपको बहुत नहीं डांटता हो, जो क्लास को बहुत डिसिप्लिन में नहीं रखता हो, वो टीचर क्लास में आ जाए, क्या मतलब है? बच्चा उठ के बाहर जा रहा है, एक 5 मिनट के लिए गया, उधर से 20 मिनट में आ रहा है, एगो आया नहीं, साथ में 2 चला गया, गेट पर सही सर्कल, और दोस्त मजा आएगा, माहौल है बाहर, 2 चला गया, आपस में बात कर रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एक्चुअली इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। वो जो फील्ड है वो कितना स्ट्रोंग है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। अरे हाँ कि ना? अगर हम क्लास में आपको नहीं डांटे कि आप क्या कर रहे हैं, तो सोचिए तो आप पढ़ाने देगा बच्चा? 2 बच्चा 78 स्टूडेंट को नहीं पढ़ने देगा। और यही जैसे ही बात करें तुरंत उठा देना, खड़ा हो, मोबाइल में क्या देख रही हो, खड़ा हो, देखो एकदम ठीक हो गई, इसमें से छोड़े हुए तो कोई दिक्कत नहीं था, कंटिन्यू कंटिन्यू, हम एग्जाम्पल दे रहे थे। तो देखो, तो इंटेंसिटी जैसा होगा उतना जल्दी मैग्नेटाइज हो जाएगा। तो बेसिकली वो जो रिलेशन है, रिलेशन लिखते हैं, आगे हम लोग काम कर लेंगे बेटा। तो बेसिकली आई जो होता है, आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है। आई जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एच होता है। जब प्रोपोर्शनल हटता है तो एक कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं काई। तो बेटा काई एम इज इक्वल टू होता है आई बाय एच, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक। रुको ना भाई, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जो कि काई एम है।
इसको बेटा काई पढ़ते हैं लोग, साई भी बोलते हैं, लेकिन है ये काई, ये होता काई है इस तरह से। ठीक है क्या? तो हम एक रिजल्ट ये निकाल के ले आए, बोले कि सर अगर आपने किसी मीडियम में इसको रखा तो मैग्नेटिक फील्ड इस मैग्नेट के कारण जितना होगा प्लस इसके कारण कितना इसमें इंड्यूज हो गया, दोनों को सर ऐड कर देंगे तो रिजल्टेंट आएगा। दोनों को जोड़ दिए, आपको इससे कोई मतलब नहीं, बस अपना ये काम का है कि म्यू आर इक्वल टू 1 प्लस ऑफ काई एम के बराबर होता है। और क्वेश्चन जो आता है काई एम और म्यू आर के बेस्ड आता है कि क्या होगा, कैसा होता है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो कल आएंगे बेटा तो इसमें 3 हम लोग और टेबल बनाएंगे, एक म्यू आर का, एक काई एम का, और एक इसका एग्जाम्पल का, चीजें खत्म हो जाएगा। छोड़ दें, है ना, समय हो गया आपका ब्रेक का, लेकिन क्वेश्चन बना के आइएगा, चीजें खत्म हो गया, समझ लिए चैप्टर, कल से नया चैप्टर नहीं शुरू होगा, बस वो टेबल भर देंगे। ठीक है, वैसे एनसीईआरटी में भी एक टेबल बना है, देखिएगा तो वहां से भी देख के लिख सकते हैं, नहीं तो हम लिख देंगे। आज के लिए इतना, थैंक यू एवरीवन, हैव अ गुड।